तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने फ्रांस की क्रांति बताई थी कि वहाँ के लोग कितने परेशान थे। वहाँ के लोगों को ज़्यादा कर देना पड़ता था। राजा बहुत निरंकुश थे। इसी वजह से वहाँ की जनता ने फ्रांस की क्रांति कर दी और इसी क्रांति की वजह से यूरोप में भी क्रांति जैसी भावना उत्पन्न होने लग गई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया और साथ ही साथ इसी समय रूस की क्रांति कैसे हुई। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यूरोप में दोस्तों तीन विचारधाराओं का उद्भव था। पहला उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इन तीनों में सबसे पहले हम उदारवादी को देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा है क्या। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। वंश आधारित सत्ता के विरोध में थे। वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। उदारवादी समूह वह चाहते थे कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। अब दोस्तों उदारवादी लोगों की कुछ कमियां भी थीं। कमियां ये थी कि ये लोग जो चाहते थे कि सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेडिकल विचारधारा लोगों की। दोस्तों रेडिकल विचारधारा के लोग वो लोग होते थे जो जल्दी परिवर्तन चाहते थे। रेडिकल समूह के लोग सरकार के पक्ष में थे। ये लोग उदारवादियों के विपरीत थे। रेडिकल लोग निजी संपत्ति के विरोध में नहीं थे। अब दोस्तों यूरोप में एक और विचारधारा थी रूढ़िवादी। दोस्तों रूढ़िवादी वे लोग होते थे जो पुरानी परंपरा को भूलना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि दुनिया कितने भी मॉडल हो जाए लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति है वो बनी रहे और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। रूढ़िवादी लोग रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। उनका विचारधारा था कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराना नहीं चाहिए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो दोस्तों जो यूरोप में तीन विचारधाराओं का प्रचलन था वह ये था। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है कि यूरोप में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि औद्योगिकरण आने से समाज में क्या बदलाव हुए। दोस्तों औद्योगिकरण से समाज में बहुत सारे बदलाव आए। औद्योगिकरण से औरतों, आदमियों और बच्चों को सबको कारखाने में ला दिया था। काम के घंटे लंबे हो गए, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और बेरोजगारी एक आम समस्या हो गई थी। औद्योगिकरण से शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से यूरोप में 1815 में राष्ट्रवादी लोग, उदारवादी और रेडिकल लोग आंदोलन करने के पक्ष में आ गए थे। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि यूरोप में समाजवाद का आना। इस टॉपिक में हम ये समझे कि यूरोप में समाजवाद आया कैसे और समाजवाद होता क्या है। समाजवाद दोस्तों उसे कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ पर किसी एक का अधिकार ना हो के पूरे समाज का अधिकार हो तो ऐसी विचारधारा को एक समाजवाद कहेंगे। कार्ल मार्क्स ने इस दिशा में एक नया तर्क पेश किया। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफा का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर अधिकार शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म के समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरी की होगी। अब दोस्तों कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा को सुनकर मजदूर लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लग गई और ये भी कार्ल मार्क्स के विचारधारा को फॉलो करने लग गए। अब दोस्तों देखते हैं कि समाजवाद को समर्थन कैसे मिला। दोस्तों जो समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड, जर्मनी के मजदूर अपनी जीवन के कार्य स्थिति को सुधारने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठन ने कोष स्थापित किए थे और काम के घंटों में कमी तथा मददगार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन हुआ। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों ने, यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई और इसी तरह से यूरोप में समाजवादियों को समर्थन मिला। अब दोस्तों देखते हैं कि रूस में क्रांति हुई कैसे, क्या कारण थे रूस की क्रांति के। दोस्तों जो रूस की क्रांति की नींव पड़ी वो 1905 से पड़ी। रूस एक निरंकुश राजशाही था जहां जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई।
1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही बुरा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, वास्तविक वेतन में 20% की कमी आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी गिरावट आई। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया गया था, तो मजदूर ने आंदोलन को छेड़ने का ऐलान कर दिया और अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि करने के लिए आंदोलन की मांग करने लग गए। और इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 300 लोग घायल हो गए। और इस इतिहास की घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी और सारे देश में हड़ताल होने लग गए। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के विरोध में विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्ग कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करने लग गए। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित संसद या डूमा के गठन की सहमति दे दी। पहली डूमा को मात्र 75 दिनों में ही गठित कर लिया गया और दूसरी डूमा में उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। अब दोस्तों, जो रूस की क्रांति का जो दूसरा कारण होता है वो होता है पहला विश्व युद्ध। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ये शामिल थे। सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे और यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया ताकि दुश्मनों की सेना वहां टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए और इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाले आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते में विदेशी उद्योगों के सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। यूरोप के बाकी देश के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बरकरार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लग गए। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजने जाने लगे। शहरों में रहने वाले के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा होने लग गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग गए। यूरोप का एक शहर था पेट्रोग्राद। 1917 की सर्दियों की राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा होने लग गई। उस साल ठंड भी बहुत कुछ ज़्यादा थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार द्वारा डूमा को भंग करने की कोशिश के पक्ष में नहीं थे। इन्हीं सबको देखते हुए 24 अक्टूबर को विरोध शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कैरेंसी सैनिकों टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए और पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों का आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर ले। और उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत के विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिकी ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरे शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। खास तौर पर मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर नियंत्रण हो चुका था। तो दोस्तों, जो रूस की क्रांति हुई वो इस तरह से हुई। अब देखते हैं कि रूस की क्रांति के बाद यूरोप में और रूस में क्या बदलाव आया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर अन्य बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। बेघर और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दे दी गई।
अभिजात वर्ग अपनी पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। स्पष्ट रूप से सरकारी अफसरों की वर्दियों पर भी बदलाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद रूस में गृहयुद्ध होने लग गए। सोवियत संघ की स्थापना हुई और आर्थिक बदलाव में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, जिसमें निजी व्यापार को छूट दिया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। जोसेफ स्टालिन का उदय हुआ। रूसी क्रांति ने दुनिया भर में समाजवाद और कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन को प्रेरित किया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के बाद रूस में भी एक नया सामाजिक और राजनीतिक ढांचा उभर के सामने आया। इसने न केवल रूस की आंतरिक राजनीति को बदला, बल्कि दुनिया भर में कई देशों के विकास को भी प्रभावित किया। तो दोस्तों, ये था हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पर वीडियो। मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।